हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर साइंस जोन पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आपके फिर से आपके सामने लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आज हम फिर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले भौतिक विज्ञान के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और शून्य गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो वीडियो में या पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा इक्वल फॉर्मूला होता है कार्यफलन W प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K। तो इस क्वेश्चन के अनुसार गतिज ऊर्जा 0 है, इसलिए K का मान 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कार्यफलन W इक्वल फोटॉन की ऊर्जा h न्यू E, और E का फॉर्मूला h न्यू होता है और न्यू बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। तो कार्यफलन W का फॉर्मूला मिल गया, कार्यफलन W इक्वल hc अपॉन लैम्डा, जिसमें W का वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और C है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है और C है प्रकाश की चाल। तो अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे C की वैल्यू 3 गुणे 10⁻8 अपॉन कार्यफलन W की वैल्यू 4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और टोटल सॉल्व करने पर आंसर आएगा 3108 एंगस्ट्रॉम। और इससे स्पष्ट है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्रमशः ई वेक्टर, क्वेश्चन में ई के ऊपर वेक्टर नहीं लगा है और वी वेक्टर है, तो उसके हम लोग ई की जगह ई वेक्टर पढ़ेंगे और वी की जगह वी वेक्टर पढ़ेंगे हो तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। तो क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है तो संचरण की दिशा अगर x अक्ष है और विद्युत वेक्टर के सदिश की दिशा y अक्ष है तो चुंबकीय वेक्टर के कंपन की दिशा z अक्ष होती है। तो ये दिशा है ई वेक्टर की y वाला और ये दिशा है बी वेक्टर की z वाला। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ई वेक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा है वो y है, y अक्ष में है, और बी वेक्टर की दिशा z अक्ष के अनुदिश है। तो तरंग संचरण की दिशा x अक्ष पर होती है। अब इसमें से ऑप्शन हमारा क्या है कि तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, b। तो तरंग संचरण की दिशा तो x अक्ष पर है और b किस पर है, z पर, तो b ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरा है ऑप्शन है ई द्वारा। अभी हमने देखा कि फिगर के अनुसार कि ई वेक्टर जो है वो y अक्ष की दिशा में होता है और तरंग संचरण x अक्ष की दिशा में होता है, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। दूसरा है बी और ई की, तीसरा ऑप्शन है बी और ई के द्वारा। अब बी z अक्ष पर है और ई y अक्ष पर है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आता है चौथा ऑप्शन,
चौथा ऑप्शन लिखा है क्या, ई वेक्टर, चौथा ऑप्शन है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र के सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी जो राशि आती है वो भी सदिश आती है। अब मैं मान लूँ कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर हो, तो ए वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो ई की दिशा के भी लंब होगा और बी की दिशा के लंब होगा। चूंकि ई की दिशा वाई अक्ष है, बी की दिशा जेड अक्ष है, अतः ए की दिशा क्या होगी, एक्स अक्ष। तो संचरण की दिशा एक्स अक्ष थी, इसलिए इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। चलते बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्यू आवेश का एक क्यू आवेश है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वैल्यू वी वेक्टर है और उसके समांतर मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री है और वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से गतिमान है तो उस पर एक बल लगता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल F इक्वल फॉर्मूला होता है Q V साइन थीटा, जहाँ Q वो आवेश है, B उस आवेश की वेलोसिटी है और कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और थीटा वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का एंगल है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी दोनों समांतर हैं तो इसलिए थीटा बराबर हम 0 पुट कर सकते हैं, और जब 0 पुट करेंगे तो लॉरेंज बल F इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन है सी हमारा राइट ऑप्शन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी है कि हमारा आवेशों पर लगने वाला बल यानी क्यू आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा है एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, आपको दिया हुआ उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 इक्वल प्लस एफ, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, और 2F फोकस दूरी वाला अवतल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 इक्वल दिया है -2F। दोनों को संपर्क में रखा गया है, तो संपर्क में रखने से वे संयुक्त लेंस बन जाएंगे और उस संयुक्त लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जब दो लेंसों को सटा कर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F इक्वल फॉर्मूला होता है 1/F1 प्लस 1/F2, जिसमें से F1 की वैल्यू है स्मॉल f और F2 की वैल्यू है -2F। तो इस तरह से अगर हम F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F मिल जाएगा 1/f माइनस 1/2F, और F और 2F का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2F और ये हो जाएगा 2 - 1, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1/F इक्वल हो जाएगा 2 - 1/2F इक्वल 1/2F। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल 2F बराबर क्या होगा 2F। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन चौथे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी सही है, जिसका जवाब है +2F हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है और निरोधी विभव V0 है के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान क्या होगी। तो अगर हम आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचें
ऐसे। तो जो ग्राफ होता है उसकी ढलान कैसे निकालते हैं? तो निरोधी विभव वो विभव होता है जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, यानी एनोड प्लेट तक पहुंचने से रोकने के लिए एनोड को दिया गया ऋण विभव होता है। मतलब एनोड को दिया गया वो ऋण विभव जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर ना पहुंच पाए, उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव अगर V नॉट है तो गतिज ऊर्जा h न्यू, गतिज ऊर्जा h न्यू इक्वल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ E V नॉट, और हमको फ्रीक्वेंसी और V नॉट के बीच में ग्राफ खींचना है। तो V नॉट अपॉन न्यू इक्वल h अपॉन E होगा, और ग्राफ में V नॉट अपॉन न्यू की वैल्यू h अपॉन E आती है, अतः हमारा जो ढलान होगा वो h अपॉन E होगा, और h अपॉन E मतलब हमारा राइट आंसर कौन है? C ऑप्शन है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव की बीच अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ की ढलान हमेशा h अपॉन E होगी, जहाँ h क्या प्लैंक कांस्टेंट और E है उस इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है? ये दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल लगे और उन आवेशों के बीच में के परावर्तांक वाला माध्यम रख दिया जाए तो बल क्या होगा? अब कूलाम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि अगर बिंदु आवेश निर्वात में रखे हैं तो निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल F नॉट इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और अगर आवेशों के बीच में माध्यम रख दिया जाए तो बल का फॉर्मूला होता है Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और K चलाएगा ऊपर। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा F नॉट अपॉन F इक्वल K, और Fm यानी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल Fm जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा F नॉट अपॉन K। चूँकि निर्वात में लगने वाला बल F है तो बल F और परावर्तांक कितना K है, तो F बाई K हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है C, कि माध्यम में लगने वाला जो बल है वो निर्वात में लगने वाले बल और परावर्तांक K के अनुपात के बराबर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7। 7वें क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है एल लंबाई का एक तार है जिसको वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा गया है और कुंडली में I धारा प्रवाहित की है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सही है। तो एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा गया है। वृत्ताकार कुंडली मोड़ा गया है तो एल इक्वल कह सकते हैं, एल इक्वल होगा 2 पाई R इंटू कैपिटल N, जहाँ R उस वृत्त की त्रिज्या और N के उस कुंडली में फेरों की संख्या है। अब यहाँ से 2R की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो L अपान पाई कैपिटल N होगा, और इस वैल्यू को याद रखते हैं। फिर पूछ रहा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI अपान 2R, और R की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो म्यू नॉट NI अपान 2R की वैल्यू L अपान पाई N हो जाएगा, और
इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी इक्वल म्यू नॉट पाई आई एन स्क्वायर अपॉन एल। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम कहें कि कुंडली में मान लो एक ही फेरे हैं, कुंडली में अगर फेरों की संख्या एक ही है, तो कुंडली में अगर फेरों की संख्या एक है तो n बराबर हम एक पुट करते हैं, तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट पाई आई अपॉन क्या l। और इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर फेरों की संख्या n होती है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई अपॉन एल होगा, और अगर एक फेरे हैं तो म्यू नॉट पाई आई बाई एल होगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दृश्य प्रकाश एक्स किरण और सूक्ष्म तरंगों, मतलब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है लैम्डा 1 और एक्स किरण की दिया है लैम्डा 2 और सूक्ष्म तरंगों की लैम्डा 3 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सबसे हाई फ्रीक्वेंसी गामा की होती है फ्रीक्वेंसी, और सबसे लो तरंग दैर्घ्य गामा की होती है। उसके बाद एक्स रे की तरंग दैर्घ्य उससे ज़्यादा होती है। फिर दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उससे भी ज़्यादा होती है। उसके बाद बीच में पराबैंगनी भी आता है, बट हम दृश्य की बात कर रहे हैं। और दृश्य के बाद आता है औरत, औरत के बाद आता है सूक्ष्म तरंगे, और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास तीन ही तरंगे दी हुई हैं। रे से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है दृश्य प्रकाश की, और दृश्य प्रकाश से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है सूक्ष्म तरंगों की। तो एक्सरे का तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2 इधर, यहाँ दृश्य की लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1, फिर सूक्ष्म की लैम्डा 3 है तो लैम्डा 3। इस तरह से हमारा जो क्रम आएगा, लैम्डा 3 सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 3 से छोटा होगा, और लैम्डा 2 सबसे छोटा होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें लैम्डा 3 मतलब सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, फिर लैम्डा 1 दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उससे कम, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है एक्स रेज की, इसमें वो है लैम्डा 2। इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? अब विद्युत फ्लक्स फाई से लिखते हैं, और फाई इक्वल होता है ई इंटू ए, और ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलाम, मीटर स्क्वायर को हम दो बार लिखते हैं तो मीटर 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 लिखते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। और जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, और जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, तो हमारा मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सी है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 प्रतिरोध ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, और पूरी लंबाई जो पूरा तीनों भुजाओं का योग है उतने लंबे तार का प्रतिरोध 24 है।
तो हम कह सकते हैं कि एक भुजा, कोई भी एक भुजा, उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उस 24 ओम में आप 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 8 ओम। इसका मतलब प्रत्येक जो भुजा है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, उसकी प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 8 ओम होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज में दो शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो समबाहु त्रिभुज है, मैंने नाम कर दिया इसका ए बी और पर वाले शीर्ष जो सी कर दिया। सबका प्रतिरोध 8 ओम है। तो मान लो हमको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये जो ए सी भुजा है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है और जो सी बी भुजा है उसका प्रतिरोध भी 8 ओम है, दोनों सीरीज में होंगे, नहीं श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 8 + 8 यानी कितना, 16 ओम। यानी टोटल कह सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज में ए बी जो भुजा है उसका प्रतिरोध तो 8 ओम हो गया, लेकिन ये जो पूरी भुजा है ये ए सी बी, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 16 ओम। अब ये 16 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में होंगे, मतलब पैरेलल में होंगे। और पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध, रिजल्टेंट प्रतिरोध आर का फॉर्मूला होता है 16 × 8 यानी R1 × R2 अपान R1 + R2। तो ये होगा 16 × 8 अपान 24 और डिवाइड करेंगे तो 8 से 24 कट जाएगा, 3 बचेगा 16/3 ओम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, 16/3 ओम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।